अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। तो अब इस वीडियो में हम यहाँ पे हमारी बात करेंगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के बारे में आपको वैसे भी पहले थोड़ा सा बताता रहा हूँ। वो ये है कि आपकी जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का काम है सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाना। अगर पीछे से सोडियम ज़्यादा आ रही है तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, सोडियम को हमारी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवाएंगे। और ये जो रीअब्जॉर्प्शन करवा रही होती हैं ये इन एक्सपेंस ऑफ पोटाशियम जो है, अगर आपकी प्रिंसिपल सेल्स की बात की तो ये क्या करते हैं, आपके पोटाशियम को रिलीज़ करवाते हैं और उसकी वजह से जो है आपकी जो सोडियम हम उसको रिटेंशन करवा रहे होते हैं। अब हमारे जो प्रिंसिपल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ना, इसके ऊपर हमारे 3 तरह के सेल्स होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स, अल्फा इंटरकलेटेड और उसके बाद बीटा इंटरकलेटेड। अभी बात करते हैं हम यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सेल्स की। अब प्रिंसिपल सेल्स में अब क्या है, यहाँ पे आपका अगर फॉर एग्जांपल आपका वाटर ज़्यादा आ रहा है तो उसके केस में यहाँ पे ना आपके डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी जो है ना रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। अभी पहले बात करते हैं हम यहाँ पे हमारी एडीएच की। अब एडीएच के बारे में क्या है कि एडीएच आपकी रिलीज़ होती है जब आपकी बॉडी के अंदर आपकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ी होती है, या फिर आपका जो है बॉडी के अंदर आपका ये वाटर जो है आपका वो कम है। तो अब इसके केस में क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो आपका ज़्यादा हो जाता है हाइपरटोनिक, उसके अंदर सॉल्यूट्स ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो अब क्या होता है, जैसे ही आपका यहाँ से ब्लड गुजरता है ना, आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जब जाके ब्लड आपके जाएगा, वहाँ से वो क्या करेगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपके रिलीज़ करवाएगी एडीएच को। एडीएच आपका सर्कुलेट करता करता यहाँ पे आ जाएगा आपके प्रिंसिपल सेल्स के पास। अब एडीएच के 2 तरह के सेल्स इसके रिसेप्टर्स होते हैं, एक होते हैं V1 और उसके बाद एक होते हैं V2। V1 रिसेप्टर्स के अगर ऊपर ये एक्ट करे तो ये क्या करता है, आपकी वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। और उसके बाद V2 रिसेप्टर्स जो हैं इसके प्रिंसिपल सेल्स पे हैं, अब उन पे आके जब ये अटैक करता है तो इसके साथ ही आपके जो V2 रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे होते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स। मतलब ये क्या कि आपके ये जी स्टिमुलेटरी के साथ एक्टिव अटैच्ड होते हैं और ये आपके होते हैं 7 पास रिसेप्टर्स। अब ये जैसे ही यहाँ पे आपके एडीएच इसके साथ अटैच हुई, अब ये जो है ना इसकी इंटरनल डोमेन जो है वो इसकी एक्टिवेट हो जाएगी। इंटरनल डोमेन के साथ यहाँ पे हमारा लगा होता है जी स्टिमुलेटरी। अब जी स्टिमुलेटरी का काम क्या होता है, इसने जैसे ही एक्टिवेट होना है, इसने एक्टिवेट कर देना हमारे यहाँ पे एडिनालाइल साइक्लेज को। एडिनालाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा। एडिनालाइल साइक्लेज क्या करेगा, आपकी जो है साइक्लिक एएमपी लेवल जो है उसको बढ़ा देगा, एटीपी को कन्वर्ट कर देगा इनटू साइक्लिक एएमपी। अब साइक्लिक एएमपी लेवल जब आपका बढ़ेगा तो अब उसमें क्या हो जाएगा, आपका ये साइक्लिक एएमपी लेवल बढ़ा। अब ये साइक्लिक एएमपी लेवल जो है ये आपका एक्टिवेट करेगा फॉस्फोकाइनेज ए को। फॉस्फोकाइनेज ए काम जब आपका एक्टिवेट हो जाएगा, वो क्या करेगा, आपकी जो है सेल के अंदर ये आपके वेजिकल्स पड़े हुए हैं और वेजिकल्स जो है उसकी मेम्ब्रेन पे आपके यूं करके ना ये मतलब आपके एक्वापोरिन्स बने हुए हैं। अब इनका काम क्या है, जैसे ही आपके आएगा ना फास्फोकाइनेज ए, वो आके इनको एक्टिवेट करेगा। अब ये जो जैसे ही आपको इसको फास्फोराइलेट करेगा ये आपके हो जाएंगे एक्टिवेट। अब ये चले जाएंगे आपके ये एपिकल मेम्ब्रेन पे और वहाँ पे जाके ये आपकी जो पोर्स है ना, आपके ये एक्वापोरिन्स, एक्वा का क्या मतलब है, वाटर, एंड पोरिन्स मीन आपके पोर्स, वाटर पोर्स। अब ये जो है आपके वहाँ पे जाके अटैच हो जाएंगे। अब इनका काम क्या है, ये आपके जो वाटर जो है इसको नेट रीअब्जॉर्प्शन करवाना शुरू कर देता है आपके वाटर की। तो वाटर आपका रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। वाटर के रीअब्जॉर्ब होते ही आपका जो है ये यूरिन आपका जो है उसके अंदर सॉल्यूट्स बढ़ जाएंगे और वो आपका हो जाएगा हाइपरटोनिक। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो यूरिन है, जब आपका फॉर एग्जांपल एडीएच हमारा रिलीज हुआ, हमारा जब आपकी बॉडी है उसके अंदर सर्कुलेटिंग वॉल्यूम आपका कम है, या फिर आप जो है हाइपर मतलब जो है ना आपने पानी पिया ही नहीं है 5-6 से दिन से, या फिर आप सैरा में यूँ भटक रहे हैं और उसमें क्या होता है आपका जो है स्वेटिंग आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपका वॉल्यूम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता है। तो अब किडनीज़ का काम क्या होता है कि इन्होंने जितना ज़्यादा हो सके वाटर को अपने रीअब्जॉर्ब करवाना है, और वो कहाँ से करवाते हैं, एडीएच के रिलीज से। अब एडीएच आपका रिलीज़ हुआ, इसमें क्या हुआ, अगर आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे ऊपर 120 मिली ऑस्मोल आ रहा है ना, तो यहाँ से वाटर ये इतना अब्जॉर्ब करवा लेते हैं कि लास्ट पे हमारा जो है 1200 मिली ऑस्मोल तक आपका जो है ये यूरिन हमारा कंसनट्रेटेड हो जाता है। ये जब आपका एडीएच आपकी ज़्यादा रिलीज़ होगी तो आपका उतना ज़्यादा ये इसको कंसनट्रेटेड करेगा। फॉर एग्जांपल आपकी जो है ब्लड उसके अंदर आपका एडीएच है कम, तो अब आपका कम कब होगा, जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा है। तो अब इसके केस में क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी यहाँ से जो सॉल्यूट्स हैं उनको ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवाएगी ताकि ऑस्मोलैरिटी को हम मेंटेन करें। तो एडीएच का ओवरऑल काम क्या है कि इसने जो है आपकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है, और एडीएच जब आपका अटैच करेगा V2 रिसेप्टर्स के साथ आपके वाटर की रिटेंशन करवाएगा। और रिटेंशन कैसे करवाता है, आपकी जी स्टिमुलेटरी को एक्टिवेट करके और आपके एक्वापोरिन्स को आपकी एपिकल मेम्ब्रेन पे अटैच करके। बाकी इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हम हमारे ये सोडियम पोटाशियम एटीपेज की। अब सोडियम पोटाशियम एटीपेज जो है ना, हमें पहले पता, मैंने आपको बताया हुआ कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो है इसके अंदर हमने ओवरऑल सोडियम को भी रीअब्जॉर्ब करवाना है। 2 चीज़ें हम ज़्यादातर इसके अंदर रीअब्जॉर्ब करवा रहे हैं, डैट इज़ आवर सोडियम एंड वाटर। अब ये दोनों हमारे मेन गोल यहाँ पे आपने जो है ना इसके अंदर चेंज करना है अगर सर्कुलेटिंग वॉल्यूम के अंदर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो है सोडियम को हमने रीअब्जॉर्ब करवाना है। सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवा रहा है हमारा यहाँ पे सोडियम पोटाशियम एटीपेज। सोडियम को अंदर भेजता रहेगा, पोटाशियम को
बाहर भेजता रहेगा। सोडियम अंदर आएगी, जितनी ज़्यादा सोडियम अंदर आएगी, अब सोडियम जो है अंदर सेल की कैसी आती है, यहाँ पे हमारे पड़े होते हैं सोडियम चैनल्स, इनको हम क्या कहते हैं यहाँ पे हमारे ई-नैक प्रोटीन्स। अब ये जो सोडियम चैनल्स हैं, मतलब हमारे जो है ना एपिथेलियल सोडियम चैनल्स, अब यहाँ से आपकी जो है सोडियम हमारे सेल्स के अंदर आ जाती है। सेल के अंदर आई सोडियम, यहाँ से हमारे जो है सोडियम पोटाशियम एटीपेज के थ्रू हमारी अंदर चली गई। अब यहाँ पे जो है पोटाशियम सेल्स के अंदर ज़्यादा जा रही है। अब ये जो वैसे भी सेल्स के अंदर ज़्यादा है, तो ये वाली पोटाशियम जो है ये हमारी लीक होना शुरू हो जाती है। अब ये काम हमारा कौन करवा रहा है, हमारा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जैसे ही आपका एक्टिवेट होगा, ये क्या करता है, आपके ये जो रिसेप्टर्स है ना, ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स, इनके साथ जैसे ही आपका ये आपके इंटरनल सेल आपके सेल के अंदर होते हैं, ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स, जैसे ही इनके साथ जाके आप ये अटैच करता है, इसका काम क्या होता है, ये आपकी ई-नैक प्रोटीन्स जो हैं इनको बढ़ा देता है, सोडियम जो आपके चैनल्स हैं इनको बढ़ा देता है, और उसके बाद इनकी एक्टिविटी जो है इसको ये बढ़ा देता है। जब हम बात कर रहे हैं हमारे प्रिंसिपल सेल्स की, तो अब इसने क्या किया, यहाँ पे हमारे सोडियम चैनल्स की है एक्टिविटी को बढ़ा दिया, सोडियम चैनल्स को बढ़ा दिया, उसके बाद हमारे सोडियम पोटाशियम एटीपेज की एक्टिविटी को बढ़ा दिया। सोडियम चैनल्स के बढ़ने की वजह से सोडियम ज़्यादा अंदर आएगी, और एक्टिविटी के बढ़ने की वजह से हमारी सोडियम जो है वो हमारी ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो है इसको रीअब्जॉर्ब करवा रहे होंगे। अब ये एल्डोस्टेरोन कहाँ से आया, एल्डोस्टेरोन हमें पता है हमारे जब आपकी बॉडी के अंदर आपका ब्लड कम होता है, तब हमारा एक स्पेसिफिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज आवर रॉस सिस्टम। अब ये हमने हाइपरटेंशन वाले में ज़्यादा डिटेल से किया था, अभी के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि आपके जे सेल्स एक्टिवेट हुए किडनीज़ के अंदर, इन्होंने रिलीज़ कर दी रेनिन। अब रेनिन जो है आपकी एक्टिवेट करती है हमारी एंजियोटेंसिनोजिन को, कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिनोजिन, आप समझ लें यहाँ पे, इसको कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन के अंदर 1, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर इसको कन्वर्ट करेगी। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है ये आपकी लंग्स पे जाएगी, वहाँ पे एक आपका इंजाइम पड़ा होगा, डैट इज़ आवर एस। अब एस क्या, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम। अब ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये हमारी मेन काम कर रही होती है। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये हमारी वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगी, उसके बाद एल्डोस्टेरोन की रिलीज़ करवाएगी हमारे कहाँ से, हमारे एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड की जो ग्लोमेरुलोसा लेयर होती है, लास्ट वाली बाहर वाली लेयर, वो क्या करती है, हमारी एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करवाती है। एल्डोस्टेरोन आएगी, वो यहाँ पे आके हमारे प्रिंसिपल सेल्स पे, जब इसने अटैक किया हमारे, अब प्रिंसिपल सेल्स पे आएगी, अपने रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी, सोडियम पोटाशियम एटीपेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, सोडियम एक्टिविटी बढ़ जाएगी, सोडियम चैनल्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, सोडियम हमारी जो है ओवरऑल ज़्यादा रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी। अब हमें ये भी पता है कि सोडियम जहाँ भी जाती है अपने साथ क्या जाए, वाटर को लेके जाती है, तो जितनी ज़्यादा सोडियम हम रिटेंशन करवाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा इसके अंदर क्या हो जाएगा, वाटर भी रिटेंशन हो रही होगी, और ओवरऑल हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे अपना इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो है उसको हम बढ़ा रहे होंगे। लेकिन हमने ये भी देखा कि एल्डोस्टेरोन के आने की वजह से यहाँ पे हमारी पोटाशियम भी लॉस हो रही है, तो क्या हो गया, आपकी पोटाशियम लॉस हुई, आपको हाइपोकैलेमिया हो गया। अब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने पेशेंट को दे दी वो ड्रग जो आपके एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देती है। अब आपके एल्डोस्टेरोन जो है एक्टिवेट नहीं होगी, अब क्या हो जाएगा, इनकी एक्टिविटी भी नहीं बढ़ेगी, और उसके बाद ये आपकी जो है सोडियम भी अंदर नहीं आएगी, और आपकी जो है पोटाशियम भी बाहर नहीं जाएगी। अब इसके केस में क्या हो जाएगा, आपकी सोडियम जो है हमारी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। और ये हम क्यों करवा रहे होते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका पेशेंट है असाइटीज़ में है, या फिर उसके अलावा उसको कोई इस तरह की कंडीशन है कि उसका सर्कुलेटिंग वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो अब आपने क्या करना है, आपने हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए आप इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, अपने सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को ठीक कर रहे होते हैं, सोडियम को बाहर निकलवा रहे होते हैं, तो क्या करते हैं आप, साथ साथ हमारा वाटर भी निकल जाता है बाहर। तो अब क्या किया आपने, जब आपने एल्डोस्टेरोन जो है एंटागोनिस्ट दे दिया, फॉर एग्जांपल आपने स्पाइरोनोलैक्टोन दे दिया, तो आपकी पोटाशियम जो है वो बाहर क्योंकि नहीं निकल रही यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगी, पोटाशियम आपके सेल्स के अंदर रिटेंशन करना शुरू कर देगी, और ओवरऑल क्या हो जाएगी, पोटाशियम रिटेंशन हो जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, आपका जो है पेशेंट इसके अंदर हाइपरकैलेमिया हो रहा है। तो आपने इसमें ये चीज़ याद रखनी है, अगर आपका पेशेंट है स्पाइरोनोलैक्टोन पे या फिर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, फॉर एग्जांपल आपका एपलेरिनोन पे, तो इन पे क्या हो जाएगा, आपका जो है पेशेंट उसके अंदर पोटाशियम जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी जो है ये ई-नैक प्रोटीन्स इनको भी मतलब काम नहीं बढ़ेगा। उसके बाद ये आपकी एटीपेज जो है, इसमें आपकी जो है सोडियम को रिटेंशन नहीं होगी, और आपका क्या है ओवरऑल सोडियम आपकी एक्सक्रीशन हो जाएगी और पोटाशियम रिटेंशन हो जाएगी। बाकी क्या है, अगर आपके एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी पोटाशियम रिलीज़ होगी, सोडियम आपकी रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे हमारे अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स पे। अब अल्फा इंटरकलेटेड सेल जो है ना, यहाँ पे हमारी पता है कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद हमारा वाटर पड़ा हुआ है। अब इन दोनों ने आपस में मिले, कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पे आया, और इसने क्या बना दी, हमारा बाइकार्बोनिक एसिड। बाइकार्बोनिक एसिड से हमारा क्या बना, एसिड, और उसके बाद हमारा बाइकार्बोनेट। अब कलेक्टिंग जो ट्यूब्यूल है हमारी, इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमारा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है,
हम इसको भी बाहर रिलीज़ करवा रहे होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो है अपना जो यूरिन है उसको हमने क्या करना है, एसिडिक करना है, और अपने ब्लड को हमने यहाँ पे अल्कलाइन करना है। एसिड को हमने यहाँ पे एटीपेज जो है, पोटाशियम एटीपेज, सॉरी हमारा हाइड्रोजन एटीपेज, प्रोटॉन एटीपेज यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है, प्रोटॉन पंप पड़ा हुआ है यहाँ पे हमारा। वो क्या करता है, हमारा हाइड्रोजन को ये जो हमारी बनी है इसको हमारे बाहर भेज देता है, और इधर से हमारी ये जो बाइकार्बोनेट बनी है कि हमारी इधर अंदर चली जाती है। और इसके साथ साथ क्या होता है, हमारी क्लोराइड जो है वो हमारी अंदर आ जाती है। बाइकार्बोनेट बाहर जाएगी, क्लोराइड हमारी अंदर आ जाएगी। बाइकार्बोनेट और उसके बाद हमारा जो क्लोराइड है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी क्लोराइड को अंदर भेज देते हैं। बाइकार्बोनेट हम क्या कर लेते हैं, हमने इसको रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, अपने ब्लड को इससे हमारे क्या कर रहे हैं, अल्कलाइन कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे हमारा पड़ा होता है पोटाशियम प्रोटॉन, जो हमारा पंप पड़ा होता है यहाँ पे, उसमें क्या करता है, वो आपके प्रोटॉन को बाहर भेजता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारी जो पोटाशियम वहाँ से रिलीज़ हुई है ना, उसको क्या करता है, थोड़ा सा अंदर ले लेता है। अब इससे भी क्या हुआ, आपकी थोड़ी सी पोटाशियम अंदर आई, और आपकी ये जो है प्रोटॉन पंप, ये आपका इसने क्या किया, आपके हाइड्रोजन को बाहर भेज दिया। अब ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, मतलब ये कि आपका एसिड बाहर निकल रहा है। एसिड के बाहर निकलने की वजह से आपका जो यूरिन है वो आपका एसिडिक हो जाएगा, आपकी जो ब्लड है वो आपका अल्कलाइन हो जाएगा। अब अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स जो हैं, इस पे जब आपका ये एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है, तो ये क्या करता है, आपके इन अल्फा सेल्स, आपके अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स, ये क्या करता है, आपके हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज, आपके हाइड्रोजन एटीपेज, उसके बाद आपके जो है ये हमारे हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज, इनके थ्रू ये क्या करता है, आपकी ये हाइड्रोजन सिक्रीशन ज़्यादा करवा देता है। हाइड्रोजन सिक्रीशन ज़्यादा होती है, और उसके बाद आपका ये जो बाइकार्बोनेट बना है, हमने वहाँ पे बनाया है, उसको हम अंदर ले लेते हैं, उसकी आपकी जो है ये एक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी बाइकार्बोनेट और उसके बाद क्लोराइड जो एक्सचेंजर है इसके थ्रू आपकी जो है बाइकार्बोनेट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और आप क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे अपने बाइकार्बोनेट को भी रीअब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं। अब ये आपके हो गए एल्डोस्टेरोन का काम यहाँ पे, जब आपके ये अटैक करता है आपके ये प्रिंसिपल सेल्स पे, उसके बाद अल्फा इंटरकलेटेड सेल पे। प्रिंसिपल सेल पे जब ये काम करेगा, ये क्या करेगा, आपके आपके जो है प्रोटॉन, उसको ये आपके रिलीज़ करवाएगा, और उसके बाद जब ये आपके ये प्रिंसिपल सेल्स पे जब एक्ट करेगा, उसमें क्या करेगा, आपके सोडियम की रिटेंशन करवाएगा एल्डोस्टेरोन, और उसके बाद क्या करेगा, पोटाशियम की सिक्रीशन करवाएगा। अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स पे क्या करेगा, जब ये एक्ट करेगा, आपके हाइड्रोजन की रिलीज़ करवाएगा, और उसके बाद ये जो है यहाँ पे बाइकार्बोनेट जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। अब लास्ट पे आ गया हमारा बीटा इंटरकलेटेड सेल्स। अब बीटा इंटरकलेटेड सेल्स पे आपने सिंपल से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने हाइड्रोजन को अंदर की तरफ ले रहे हैं, ब्लड की तरफ, थोड़ा सा अपने ब्लड को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे एसिडिक कर रहे हैं, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो ये प्रोड्यूस हुआ था वही हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला काम, वहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट बनाया। बाइकार्बोनेट हमने यहाँ पे क्या किया था, अंदर लिया था अल्फा में। अब बीटा में हम क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट को बाहर कर देंगे, और क्लोराइड को हम यहाँ पे थोड़ा सा अंदर ले रहे होंगे। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारा जब हमने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देखा, तो इसमें हमारा ये हुआ, हमने वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाया, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाया, और उसके बाद यहाँ पे हमने अपने बाइकार्बोनेट्स को रीअब्जॉर्ब करवाया, और सिक्रीट हमने क्या क्या किया, पोटाशियम को सिक्रीट किया, और हमने हाइड्रोजन को सिक्रीट किया। यहाँ पे बाइकार्बोनेट जो हमने यहाँ पे रीअब्जॉर्ब करवाया, अब बीटा इंटरकलेटेड सेल में हमारा वो भी निकल गया, तो बाइकार्बोनेट को हम इतना यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। हमारा ओवरऑल अगर बात की जाए, यहाँ पे हमारा सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, पोटाशियम और हाइड्रोजन आपका सिक्रीट हो जाएगा यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल एक कोई ऐसे केस आया जिसके अंदर क्या हुआ, आपका ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है ये आपका जो है काम करना छोड़ गया। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर अगर आपकी जो है फंक्शन जो है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, डिफेक्ट आ जाए इसके अंदर, या फिर इसके अंदर गेन ऑफ फंक्शन आ जाए या रिलीज ऑफ फंक्शन आ जाए, तो अब इसमें जो गेन ऑफ फंक्शन होता है ना, वो होता है हमारा लिडल सिंड्रोम। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आपकी क्या हो जाएगी, वही हमने जो देखा था इनएक प्रोटीन्स, अब वो जो है आपकी इसके केस में जो है आपकी वो उनकी डिग्रेडेशन जो है वो उनकी कम हो जाएगी। मतलब ये है कि आपकी वो एपिकल मेम्ब्रेन पे आपकी वो ज़्यादा हो जाएंगी, डिग्रेडेशन कम हुई, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन आपकी ज़्यादा हो जाएगी इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। अब सोडियम जितनी हम रीअब्जॉर्ब करवाएंगे उतना हम वहाँ पे पोटाशियम को सिक्रीट करवाएंगे। पोटाशियम के सिक्रीट होने की वजह से वहाँ से आपका पेशेंट जो है उसके अंदर हाइपोक्लीमिया हो जाएगा। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि आपका जो है वहाँ पे ये हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज पड़े हुए हैं, और उसके बाद आपके प्रोटॉन पंप जो है आपके वो पड़े हुए हैं वहाँ पे। अब उनका काम क्या है कि उन्होंने हाइड्रोजन को बाहर निकलवाना है, तो हाइड्रोजन के बाहर निकलने की वजह से आपका जो है पेशेंट उसके अंदर अब एसिड निकला है, तो पेशेंट जो उसके अंदर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो जाएगी। बाकी ये क्या है, इसके अंदर अब हम सोडियम को हम रीअब्जॉर्ब करवा रहे हैं। यहाँ पे सोडियम के रीअब्जॉर्ब होने की वजह से आपका वाटर भी बढ़ जाएगा, और पेशेंट जो है इसके अंदर आपका हाइपरटेंशन हो जाएगा। वही रास सिस्टम वाली बात होगी यहाँ पे। बाकी इसके अंदर क्या है, आपका एल्डोस्टेरोन वो आपका इसके अंदर कम होगा। एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होता तो फिर वो मतलब आपके सीरम के अंदर एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होना था, लेकिन इसमें हुआ क्या कि आपका जो है डिग्रेडेशन आपकी है उसके अंदर प्रॉब्लम आ गया। अब ये आपकी डिजीज़ क्या होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, और ये आपकी प्रेजेंट करती है सेम एज
आपका हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका एल्डोस्टेरोन जो है वो आपका सीरम के अंदर कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब ये तो मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारा ये कोलेक्टिन ट्यूब्यूल्स का। अब इसके साथ साथ हमने देख लिया हमारे स्पाइरोनोलैक्टोन, उसके बाद एपिलेरिनोन। लेकिन हमने ये एक ड्रग हमारी यहाँ पे नहीं देखी, वो है हमारी अमाइलोराइड और उसके बाद हमारी ट्राइएम्ट्रीन। अच्छा, हमने ओवरऑल देखा कि हमारी एल्डोस्टेरोन भी क्या कर रही है, हमारी पोटाशियम को जो है बाहर नहीं जाने दे रही। वो सॉरी हमारी स्पाइरोनोलैक्टोन, सॉरी एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। अब ये क्या कर रही है आपकी, ये भी बाहर नहीं जाने दे रही। और उसके बाद अमाइलोराइड और उसके बाद ट्राइएम्ट्रीन जो है ये भी आपकी जो क्योंकि सोडियम वाले चैनल्स को इनहिबिट कर देंगी। अब इसकी वजह से आपकी सोडियम अंदर नहीं जाएगी। सोडियम अंदर नहीं जाएगी तो सोडियम पोटाशियम एटीपेज के थ्रू आपकी सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं होगी। सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं होगी तो आपके इसी पंप के थ्रू जो हमारी जो सोडियम आपकी जो है पोटाशियम हमारी रिलीज़ होनी थी और उसके बाद इसने बाहर निकलना था, ये आपकी रिलीज़ नहीं होगी। तो आपकी जो है पेशेंट उसके अंदर पोटाशियम रिटेंशन हो जाएगी। इन दोनों ड्रग्स में क्या हो जाएगा, आपकी पोटाशियम रिटेंशन हो रही है, पोटाशियम आपकी सिक्रीट नहीं हो रही। तो इन दोनों ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, हमारी पोटाशियम स्पेयरिंग ड्रग्स। मतलब ये कि आपकी ये पोटाशियम को बाहर नहीं निकलने देंगी, पोटाशियम को स्पेयर कर देंगे, वो आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। तो इसके साथ आ गए हमारी यहाँ पे पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। अब ये क्या कहाँ पे काम करेंगे, हमारी कोलेक्टिन ट्यूब्यूल्स पे। और उसके बाद अगर हमारी जो है ये हमारे सोडियम जो हमारे चैनल थे इनएक प्रोटीन्स, वहाँ पे अगर आपकी अटैक कर रही है, सोडियम चैनल्स जो हमारे हैं उन पे इनएक पे अटैक कर रही है, तो वो है हमारी हमारी है अमाइलोराइड और उसके बाद हमारी ट्राइएम्ट्रीन। और उसके बाद अगर हमारे एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स पे आपके जो है अटैक कर रही है वहाँ पे, तो वो हमारी है स्पाइरोनोलैक्टोन और उसके बाद एप्लेरिनोन। अब स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लेरिनोन क्या है, हमारे कॉम्पिटिटिव एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हैं इन कॉर्टिकल कोलेक्टिन ट्यूब्यूल्स। और उसके बाद ट्राइएम्ट्रीन और उसके बाद माइलोराइड जो है हमारी क्या करती हैं, सोडियम चैनल जो है उसको ब्लॉक कर देती हैं एट सेम पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। वही कोलेक्टिन ट्यूब्यूल्स वाली बात हो रही है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये आप यूज़ कब करेंगे, जब आपका पेशेंट है उसके अंदर आपकी क्या है, सोडियम ही आपकी ज़्यादा है, बॉडी के अंदर वैसे ही सोडियम ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसकी वजह से अब जो है पेशेंट के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, हमारी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हुई होगी। तो उसमें क्या करें, आप एल्डोस्टेरोन को अटैक ही ना करने दें आपके रिसेप्टर्स के साथ। तो उसमें हम क्या आ जाए, मतलब आपने क्लिनिकल यूज़ करना है जब आपका पेशेंट है उसके अंदर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हुई है, प्राइमरी या सेकेंडरी या जो भी है। उसके बाद अगर उसकी बॉडी के अंदर पोटाशियम रिलीज़ हुई है, पोटाशियम बॉडी के अंदर कम है, पोटाशियम को रिटेंशन करवाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे ये हमारी पोटाशियम स्पेयरिंग जो है डायूरेटिक्स वो दे देते हैं, पोटाशियम बॉडी के अंदर रह जाती है और आपकी जो है पोटाशियम भी ठीक हो जाती है। लेकिन एक चीज़ और है इसके अंदर, वो ये है कि पोटाशियम जो है हमारी जैसे ही बढ़ती रहती है, पोटाशियम जो है बढ़ने की वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर एरिथमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हम जो है ना पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स इनको बड़े केयरफुली यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे। साथ साथ हम जो है ना पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स करवा के चेक भी कर रहे होते हैं कहीं ज़्यादा ना हो जाए आपकी पोटाशियम। उसके बाद जो है हार्ट फेलियर में हम इसे यूज़ करते हैं, सिंपल हो गया। असाइटीज़ में हम यूज़ करते हैं क्योंकि आपकी सोडियम को बाहर भेजेगी, सोडियम के बाहर भेजने की वजह से आपकी जो बॉडी के अंदर आपका वाटर बढ़ा हुआ है वो भी आपका जो है इसके अंदर साथ साथ निकलता रहेगा। और यहाँ पे हमारी जो है ड्रग ऑफ चॉइस है स्पाइरोनोलैक्टोन, क्योंकि स्पाइरोनोलैक्टोन का काम क्या होता है, वो आपकी जो है सोडियम को ही बाहर भेज देती है, सोडियम को अटैक ही नहीं करने देती। सिंपल सा हो गया इसके अंदर, वो सोडियम हमारी जो बॉडी के अंदर जाने ही नहीं देती, सोडियम चैनल्स के ऊपर अटैक कर देती है। उसके बाद आप इसे यूज़ करते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में, उसमें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं हमारी अमाइलोराइड। और इसके बाद एक और इसका ये है एंटी एंड्रोजन, एंड्रोजेंस को कम करने के लिए हम यहाँ पे इसे यूज़ करते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है आपका, फॉर एग्जांपल जो है ना ये हमारी ये एक तो पहले हो गया एडवर्स इफेक्ट में हाइपरकैलेमिया होगा, वो मैंने आपको पहले बता दिया, एरिथमियाज काज कर सकता है। उसके बाद जो है आपके एंडोक्राइन इफेक्ट इसके अंदर होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसके ऊपर भी आपकी जो है ये अटैक कर रही होती है आपकी स्पाइरोनोलैक्टोन। अब स्पाइरोनोलैक्टोन जो है ना ये आपकी मतलब ऐसे नहीं है कि आपकी एक ही जाके अटैक करेगी, आपकी एक ही रिसेप्टर पे अटैक करेगी, ये आपके पूरे के पूरे बॉडी के ऊपर आपकी जो है ना अटैक कर रही होती है वहाँ पे। आपकी एपिलेरिनोन जो है ना ये आपकी फिर भी जो है ना इसके मुकाबले में जो है आपकी ये एपिलेरिनोन जो है वो हमारी सिलेक्टिवली अटैक करती है, लेकिन ये जो स्पाइरोनोलैक्टोन ये हर जगह पे दवाई फेर देती है। इसकी वजह से ये जो है ना इसके अंदर हमारे एंटी एंड्रोजन इफेक्ट जो है इसके साइड इफेक्ट में आते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो है मेल है उसके अंदर क्या हो जाएगी, उसकी ब्रेस्ट निकली हुई होगी, तो गायनेकोमेस्टिया, या फीमेल्स हैं उसके अंदर आपको हिस्टोटिज्म वगैरह इस तरह की चीज़ें नज़र आ जाएंगी। बाकी इनके अंदर यही था। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो दैन यू कैन आस्क मी। एंड बस ये आपने याद रखना है, ये जो ड्रग्स है ना ये कहाँ कहाँ पे आपकी अटैक करेंगे और उसके बाद आपका ये काम हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारे कलेक्शन रिव्यूज़ पे। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो दैन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।